इससे पहला वाला भाग फर्स्ट पार्ट जो है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, आप देख सकते हैं। और ये फाइनल एंड सेकंड पार्ट है। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिए दोस्तों के साथ, कमेंट करिएगा। जय श्री महाकाल। आपका नाम, कहां से वीडियो देख रहे हो, वो जगह। कहानी मधु मनोज वाली चल रही है और ये फाइनल पार्ट है। मधु की मम्मा जब उठी देर रात और मधु को देखती हैं, वो अपने सिर को घुमा रही थी, बड़ी अजीब तरह की एक्टिविटी कर रही थी और उसकी आवाज भी कुछ बदली हुई थी। ऐसा कह सकते हैं कि घुर्राने की आवाजें थी, जिसकी वजह से माँ की नींद टूटी थी। वो थोड़ी सी उसे देखकर चिंतित हो रही थी, डर रही थी, सवाल पूछने ही वाली थी कि बेटा तू ठीक है। तभी मधु ने इशारे से पिता की तरफ देखने को बोला और जब उन्होंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा तो वहां एक आदमी लेटा हुआ था पिता के जस्ट बाद में। ये दोबारा से मधु को देखती है और मधु धीरे से बोलती है, यही मनोज है। अब जैसे ही उसने ये बोला ना, माँ डर गई और अपने जो हस्बैंड है उन्हें जगाने की कोशिश करने लगी। एक मिनट, उठ जाइए, आपके पास ये आदमी कहाँ से आ गया है? ये आदमी कौन है? इसे घर से बाहर करिए, मुझे डर लग रहा है। अरे इस आदमी को भगाइए घर से। उनकी भी नींद टूटती है, वो उठ कर बैठते हैं और पूछते हैं कि तुम ठीक हो, डर क्यों रही हो? उनका चेहरा बिल्कुल पसीना हो रहा था और इतनी देर में मधु मतलब पिता को ना पता चले फटाफट से लेट गई और ये दिखाने लग गई कि मैं तो गहरी नींद में हूँ, सो रही हूँ। उन्होंने लाइट वगैरह ऑन करी, पूछते हैं कि तुम ठीक हो। लाइट ऑन होने के बाद और ये सब 2-3 सेकंड की घटना होने के बाद इस बीच वो आदमी न जाने किधर चला गया, नहीं समझ आया। इन्होंने सारी बातें बताई कि मैंने आपके जस्ट बगल में एक आदमी को लेटे देखा है, उसका चेहरा बड़ा अजीब सा था और मतलब वो आपके बिल्कुल जस्ट बाद में लेटा हुआ है और मेरे को समझ नहीं आता। ये मधु ने बता। उन्होंने पलटकर मधु को देखा कि वो तो सो रही है। कह रहे ये सो नहीं रही है, ये सिर्फ नौटंकी कर रही है सोने की। इसने अभी सिर घुमा रही थी और पता नहीं कैसी एक्टिविटी कर रही थी, घुर्रा रही थी, उसी वजह से मेरी नींद टूटी थी। पिता ने कहा कि तुमने एक कोई डरावना सपना देखा है। ये सारी घर में जब बात हो रही हो और तभी हम लेटे ना तो नींद उसी विषय में आ जाती है। तुम रिलैक्स हो जाओ, सो जाओ। नहीं, आप मेरी बात मानिए, मेरे को डर लग रहा है और हमारे घर में कोई आदमी है, पूरे घर को चेक करके आते हैं। उसने कहा ठीक है तुम बैठो, मैं देख कर आता हूँ। अब ये यहीं पर बैठी थी और ये पूरे घर को चेक करने चले गए अंदर। भाई मेरा वाइफ बोल रही है, उसके मन में डर है, तो उनके लिए कि उन्हें ठीक लगे इस बात को, उन्होंने पूरे घर को चेक करा। अच्छे से चेक करके एक गिलास पानी लेके रसोई से आ रहे थे कि थोड़ा उसके मन का जो वहम है, जो डरावना सपना है, बस किसी तरह वो अपने दिमाग से हटा दे तो ही नींद आ पाएगी, वरना तो डर में कौन सो पाता है। लेकिन जैसे ये इस कमरे के दरवाजे पर आए, इनके हाथ से गिलास छूट गया। इन्होंने क्या देखा कि जिस कमरे में सभी लोग सो रहे हैं, उस कमरे के पर्दे के पीछे एक आदमी खड़े होकर झांक रहा है। कौन है तू? घर में कहां से आया? और जैसे ही उन्होंने बोला, इसने चादर पूरा अपना सिर तक कर लिया मधु ने, और उसके हंसने की आवाज आनी शुरू हो गई। जो इनकी धर्मपत्नी है वो डर कर इनके पास आकर खड़ी हो गई। कहती हैं कि क्या हुआ? आपको दिख रहा है वो आदमी? मैं कह रही थी ना, मैं सपना नहीं देख रही, मुझे डर लग रहा है। नहीं, मेरे को अभी लगा जैसे कि कोई पर्दे के पीछे से आदमी झांक रहा है, लेकिन ये देखो, ये कैसे हंस रही है? मधु के पापा ने कहा कि मुझे तो लग रहा था ये सो रही है। मैं कह रही थी ना कि ये नौटंकी कर रही है, सो नहीं रही है। ये देखो, मतलब उसके हंसते हुए बेड पर उसका हिलना, वो चद्दर वद्दर का हिलना भी पता पड़ रहा था कि हाँ जगी हुई है, हंस रही है और सिर्फ नौटंकी कर रही है सोने की। पिता ने गुस्से में जैसे ही चादर को हटाया तो वास्तव में गहरी नींद में है। हंसते हंसते 1 सेकंड नहीं लगा कि वो एकदम से मतलब नींद में हो जाए। ये कुछ अजीब हो रहा था। उनके पिता ने कहा कि नहीं, ये नींद में ही है और ये सो रही है। माँ ने बताया कि अभी हमने देखा ना इसे चादर में किस तरह से हंस रही थी और पता नहीं क्यों बार बार ये आवाज बदल कर ऐसे करती है, मुझे डर लग रहा है घर में। उन्होंने कहा डरने की कोई बात नहीं है, हम पूजा पाठ करते हैं, घर में कोई ऐसी शक्ति नहीं आ सकती। जैसे ही इन्होंने ये बोला, ये फिर हंसने लगी और इस बार इसके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी। पिता ने कहा कि एक काम करो, थोड़ा सा पानी लेकर आओ, इसके ऊपर पानी छिड़को और इसे नींद से जगाओ। इसे समझ भी नहीं आ रहा ये क्या कर रही है। इनके मन में डर बहुत सारे हैं, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं। अब मधु की मामा थोड़ा सा पानी लेकर आती है, इसके चेहरे पर छिड़का जाता है। ये एकदम नींद से उठती है, आंखें मलती है और माता पिता को देखती है। क्या हुआ? सब कुछ ठीक है बेटा? सब कुछ ठीक है कि नहीं ये तो तू बताएगी हमें। बता, तेरे साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? क्या हुआ तुझे? नहीं, मैं तो सो रही थी।
आप बताइए क्या हुआ। देख बेटा, एक चीज कि अगर तू ये मन से कर रही है, मजाक कर रही है, तो ज्यादा हो गया। दूसरा, कहीं तूने कोई किताबें वगैरह पढ़नी तो शुरू नहीं कर दी जिसका ये असर घर में दिख रहा है। मैं किताबें अपने स्कूल की पढ़ती हूँ और कुछ पढ़ती नहीं। आप बताइए ना, कहना क्या चाह रहे हो, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। माँ ने कहा कि मैंने अभी घर में किसी आदमी को देखा है। किसी आदमी को देखा है? फिर? क्योंकि बेटा ये वही है जो मनोज तू बता रही थी। इसने हल्की सी स्माइल दी और कहा कि मैं कह रही थी ना, मेरा एक दोस्त है मनोज, वो तो उसने ही मुझे कहा था कि बाद में जाकर आपसे कह दूं कि ये सब मजाक है, मैं आपको सिर्फ डराने की कोशिश कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मम्मी, मैं आपसे जो कहूंगी आप मानोगी मेरी बात? माँ ने कहा कि मैं तेरी सारी बातें मानूंगी, बस मुझे तू बता अभी फिलहाल तेरे को क्या लग रहा है, हम तेरे लिए क्या कर सकते हैं। तो कहती है कि मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। मनोज ने मेरे को बहुत अच्छे से रखा, अच्छे से बातें करी मेरे से, लेकिन अब वो एक औरत को मेरे पास छोड़ गया है। ये औरत अभी फिलहाल सो रही है, मेरे ही पास लेटी हुई है। आप ध्यान से देखो, जैसे ही ये जागेगी उसके बाद ये मेरे कंधे पर बैठती है और फिर मुझे प्रॉब्लम होती है। मैं ये सब आपको बता इसलिए नहीं सकती थी क्योंकि मनोज का डर लगता था। मैं कुछ भी आपको ऐसी बताने की कोशिश करती हूँ तो वो मुझे डराता है। पापा ने कहा कि बेटा जो तू बोल रही है इसमें कोई सेंस नहीं है। क्या बोल रही है तुझे पता है? कहाँ है यहाँ कोई औरत नहीं लेटी हुई। उसने कहा कि जैसे आपको मनोज दिखा, क्या पता ये औरत भी जल्दी दिख जाए। माता पिता ने उसको मतलब उस बेड से हटाकर अपने पास जमीन पर ही लेटा लिया। अब ये तीनों लाइट ऑन में सोने की कोशिश करते और ईश्वर की कृपा से इन्हें डर में भी नींद आ गई। और जब सुबह हुई तो सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा था। नॉर्मल में पिता ने ये कहा कि आज हम सभी लोग हनुमान मंदिर चलेंगे। सुबह जब ये लोग प्राचीन हनुमान मंदिर के लिए निकल रहे थे तभी ये बोलती है मधु कि मेरे पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, मैं नहीं चल पाऊंगी। अब माता पिता ने कहा कि बेटा एक काम करते हैं, किसी डॉक्टर के चलते हैं। उसने कहा नहीं, डॉक्टर के भी नहीं जाना, इतनी भी तेज दर्द नहीं हो रहा। अरे अगर दर्द नहीं हो रहा है तो मंदिर चलते। उसे बस मना करना था कुछ भी कारण बना के। लेकिन ये जो है ना, ये बार बार भूल जाती थी कि मैंने अभी क्या बोला था। अब माता पिता अंदर से पेट दर्द की जो भी दवाई वगैरह होती होगी इनके पास, वो लेकर आए थे। कहती है कि क्या हुआ, आप ये क्यों दे रहे हो? नींद हटाने की दवाई है क्या कोई? पापा ने कहा मतलब? अरे मुझे नींद आ रही है बहुत तेज, इसलिए मैं नहीं चल सकती। पिता ने कहा कि अभी बेटा तूने कहा था कि तेरे पेट में दर्द हो रहा है, अब तू कह रही है कि तुझे नींद आ रही है। तो कहती है कि मैंने कब कहा कि मुझे नींद आ रही है, और मेरे कोई पेट में दर्द भी नहीं हो रहा है। बस हाँ, पैर में ना अजीब सा थोड़ा भारी सा लग रहा है, और ये लेफ्ट वाले पैर में ना चलने में समस्या हो रही है पापा। अब इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, मधु के मम्मी पापा ने, कि कर क्या रही है। अब वो हंस रही है धीरे धीरे और उठकर यहाँ से अंदर वाले कमरे में जाने लगी। पिता ने एकदम हाथ पकड़ लिया कि ठीक से चल, तेरे पैर में कोई दर्द नहीं है। तो कहती है कि पैरों में तो कोई दर्द नहीं है, बस कंधों पर वजन ज्यादा है पापा, मैं इतने भारी वजन नहीं उठा सकती। और ये औरत हट नहीं रही है। क्या बेकार की बातें कर रही है बार बार। कल भी रात तू कुछ ऐसे ही बोल रही थी, औरत है और मेरे कंधों पर बैठी हुई है। ये बेकार की बातें नहीं, ऐसा बोलेगी ना तो घर में इसी तरह का डर का माहौल बन जाएगा। तेरी बातें समझ नहीं आ रही हैं। तो ये एकदम सीधी होती है और कहती है तेरी समझ नहीं आ रही है। जब मधु कह रही है कि मैं इसके कंधों पर बैठी हूं, समझ नहीं आ रही है तेरे। और इस वक्त इसकी आवाज जैसे बड़ी महिलाएं, मतलब बुजुर्ग महिला होती है ना, उस तरह की सी लग रही है। पिता ने कहा कि बेटा पहले तो मैं मान रहा था कि तेरे पेट में, पैर में, कंधों में दर्द वगैरह है, नींद की वजह से नहीं जा पाएगी, लेकिन अब तो तू जबरदस्ती जाएगी। देख मैं अभी फोन करता हूँ। इन्होंने अपने छोटे भाई को फोन करा, चाचा है, उनके पास गाड़ी की सुविधा है, उन्हें सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए, अभी मैं आ रहा हूँ गाड़ी लेकर, और गुड़िया को कुछ नहीं होगा। आप, मैं, भाभी जी, मधु, हम सब लोग अगर चलना पड़े तो हम बड़े मंदिर भी चलेंगे, ठीक है, जहाँ उतारे होते हैं, अफकोर्स मेहंदीपुर बालाजी। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मैं पहुंच रहा हूँ। 15 से 20 मिनट का रास्ता था घर का। उसे आधा घंटा हो गया लेकिन आया नहीं। मधु अपने कमरे में बैठी हुई है, उसने दरवाजा बंद कर लिया है और बस किसी से बात कर रही है और आवाज आ रही है। माता पिता इस चीज को देख चुके हैं। बहुत देर हो गई जब नहीं, तो
उन्होंने फोन करा अपने छोटे भाई को कि क्या हुआ, अभी तक आए क्यों नहीं। उसने कहा अभी तो आपने ही फोन करा था मुझे कि मधु अब ठीक है, आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा मैंने कोई फोन नहीं करा और मैं अभी इंतजार ही कर रहा हूँ। अरे भाई साहब 15 मिनट पहले मैं तो घर से निकल चुका था, तभी आपके ही फोन आया था और आपने ही बोला था मुझे मधु ने आपसे बात कराई थी। अरे मधु अपने कमरे में है, उसका फोन हमारे सामने रखा हुआ है, उसके कमरे में कोई और फोन है नहीं, क्या बोल रहा है तू। अरे भाई साहब अब मुझे समझ नहीं आता कि आपको कैसे यकीन दिलाऊं। आपने ही फोन पर मुझसे बात करी है और मुझे मना किया है कि कहीं नहीं जाना, मधु ठीक है। नहीं नहीं अच्छा ठीक है, मैंने पहले ऐसा बोल दिया था, अब ये कह रहा हूं कि तू प्लीज घर आ जा और मैं दोबारा फोन करूं तो भी मत रुकियो, तू बस घर आ जा। मधु की मम्मा कहते हैं कि सब कैसे हो रहा है और ये पॉसिबल होता है क्या। मधु के पापा ने कहा कि जितना तुम्हें पता है उतना ही मुझे, और इस विषय में ज्यादा मुझे जानकारी है नहीं, क्या करना है कैसे करना है नहीं आता मुझे। थोड़ी देर इंतजार करा इन्होंने, इनके छोटे भाई आते हैं, उनके साथ उनकी वाइफ आई और वो कहते हैं कि आप सब जाइए, मैं बच्चों के साथ घर पर रुकूंगी। मतलब कि मधु के मम्मी पापा और उसके चाचा ये सब जाएं और जो 2 बहन भाई हैं इनके साथ इनकी चाची घर पर रुकेंगी। मधु गाड़ी में आकर बैठती है और फिर हंस रही थी कि कहाँ लेकर जा रहा है और क्यों जा रहा है। चाचा ने कहा कि बेटा ऐसा है कि हम सभी लोग एक खास जगह जा रहे हैं जहां पर जाने के बाद तेरे को भी बहुत आराम मिलेगा। तो इसने हंसकर बोला कि आराम तो मुझे कब्रिस्तान में मिलता है, वहां ले चल, वहां मुझे मेरी जगह पर छोड़ दे, मुझे आराम तो वहीं मिलता है। अच्छा कब्रिस्तान भी जाना तुझे। तो मधु ने कहा नहीं कि सिर्फ कब्रिस्तान ही जाना है मुझे और ये भी मेरे साथ जाएगी। तो हम दोनों के बीच में क्यों आ रहा है। उन्होंने कहा कि हाँ वो मेरे से गलती हो गई कि तुम्हारे बीच आ गया मैं। एक काम करते हैं, पहले जहां मैं जा रहा हूं वहां चलते हैं, उसके बाद जो तू जगह बताएगी वहां पर चलेंगे। आप यकीन नहीं मानोगे, इसने गाड़ी नहीं चलने दी। ये बार बार कभी स्टीयरिंग को ऐसे मोड़ दे, कभी स्टीयरिंग को वैसे मोड़ दे, कई बार तो दुर्घटना होते होते बची, कभी हैंड ब्रेक खींच दिया, कभी एकदम से गियर डाल दिया। माँ ने बहुत कोशिशें करके, पिता ने बहुत कोशिशें करके इसे संभालने के लिए, रोकने के लिए थोड़ा सा फोर्सफुली भी बैठाया, लेकिन ये बार बार उनकी पकड़ से कैसे हट जाती है कुछ नहीं पता। इनके चाचा ने परेशान होकर गाड़ी एक साइड रोकी और कहते हैं कि बेटा क्या बात है, ऐसे तो हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्या चाहती क्या है। तो इसने कहा कि जहां मैं कह रही हूँ वहां लेकर चल। अब यहाँ जिस तरह से मधु मतलब घुर्रा के और गुस्से में बात कर रही थी ना, इनके चाचा ने अभी तक तो ऐसे पलट कर बात कर रहे थे, शीशे में देखकर जब बात करी तो हाँ इसके ठीक पीछे मधु के एक औरत का चेहरा दिख रहा था, और वो भी गाड़ी के अंदर। ऐसा नहीं कि गाड़ी के कांच के बाहर दिख रहा है कि कोई खड़ा है, कोई बैठा है, कोई नहीं, ये गाड़ी के अंदर। ये जानता है पीछे 3 लोग हैं, भैया भाभी है और गुड़िया है। ये चौथी औरत जो है ये कौन है। इसने जैसे शीशे में देखा, पलट कर देखा, उसके बाद मधु को हंसते हुए देखा। मधु ने हंसते हंसते ये बोला क्या हुआ, देख लिया मुझे। तो ये कहती है कि मैं कहा तो था तुझे कब्रिस्तान जाना है, मनोज अंदर रहता है और मैं कब्रिस्तान के गेट पर पहरा देती हूँ। अच्छा अच्छा, तो कौन सा कब्रिस्तान है मुझे बताइए, मैं लेकर चलता हूँ आपको। तो इन्होंने कोई जगह का नाम बताया और ये दिल्ली के थोड़ा आउटर में पड़ती है। वहां तक गाड़ी इन्होंने पहुंचाई, उसके बाद रास्ता पूछा, कौन से गांव से होती हुई, कौन सी कच्ची पक्की सड़कों से होती हुई, ना जाने ये कौन सी जगह ले गई। यह एक कब्रिस्तान जिसमें ज्यादा से ज्यादा मैं कह सकता हूं कि 10 या 12 कब्र थी। उसके बाहर लाकर गाड़ी रुकवा दी। यहाँ कोई भाई साहब थे जो उन्हें मिले, उनसे पूछते हैं कि ये वही जगह है, मतलब जो मधु ने नाम बताया। जी जी ये वही जगह है, लेकिन आप यहाँ कैसे। और बहुत सुनसान एरिया था, मतलब दूर दूर तक कोई नहीं, सिर्फ ऐसा लगता है ये आदमी इनकी मदद के लिए या इन्हें सिर्फ बताने के लिए यहाँ पर आया था। उन्होंने कहा कि बस हमें यहाँ कुछ काम था। कह रहे जो भी काम था ना वो यहाँ नहीं हो पाएगा। कौन लाया आपको यहाँ, किसके कहने से आए हो, आपको पता है इस जगह के बारे में। इन्होंने कहा नहीं बस मैं आपको जो बताऊंगा आप मानेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि कोई प्रेत लाया है तुझे, इसमें मानना ना मानना क्या है। एकदम जो मधु के पापा है ध्यान से देखते हैं उस आदमी को और वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, कोई प्रेत लाया तुझे। अब हाँ या ना करेगा। उसने कहा कि हाँ शायद, मेरे को पक्का यकीन नहीं है, मेरी बिटिया ना कुछ अजीब सा व्यवहार कर रही है और वो मुझे यहाँ पर लेकर आएगी।
उन्होंने कहा गुड़िया के सिर पर है। उन्होंने कहा हाँ, और वो कोई मधु और वो कुछ मनोज के बारे में बोल रही है। तो ये आदमी कहता है किसी भी मनोज का यहाँ क्या काम है? सोच रहा है तू किस जगह के बाहर है? कब्रिस्तान के बाहर। और तू नाम बता रहा है मनोज। कुछ समझ आ रहा है तुझे? वो तेरे को बहका रहा है, खेल रहा है। ऐसा है बेटा, यहाँ पर ना ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और जिस जगह तू आया है यहाँ आसपास मकान दिख रहे हैं तुझे? कहीं नहीं है ना? ठीक इसके सामने खेत दिख रहे हैं तुझे? आसपास के खेत लहरा रहे हैं और सामने वाला खेत एकदम खाली है। यहाँ फसल नहीं होती है। ये इतनी ज़्यादा भयानक और नेगेटिव जगह है कि यहाँ बाकी लोगों ने भी अब आना बंद कर दिया। ये कब्रिस्तान अब बंद हो चुका है। यहाँ कोई नहीं लाता, जिसका जो चला जाता भगवान के पास, ईश्वर के लिए, तो वो यहाँ पर नहीं लाते हैं। जिसको भी कब्रिस्तान में मतलब यहाँ लाया जाता था पहले, उन्हें भी इधर से हटा दिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है। ये अब बंद हो गया है, ये कुछ नहीं है। कहा जाता है कि ये प्रेत, जिन और आत्माओं का घर बन चुका है और यहाँ किसी को कभी नहीं आना चाहिए, कोई आसपास नहीं है। अब वो ना बार बार गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे बार बार रोक लेते हैं कि बेटा अभी चलेंगे, सब लोग चलेंगे। उस आदमी से कहते हैं कि आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं, कुछ जानते हैं इस बारे में? उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानता और मैं भी किसी वजह से इसके सामने से निकलता हूँ रोज। मेरा घर यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। मेरे बड़े बेटे पर एक साया था जो कि यहीं से लगा है। उसकी पैरवी करनी पड़ती है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। एक समय मिला है और बार बार हर दिन लाकर मुझे यहाँ कुछ सामान छोड़ना पड़ता है। मैं बस इतना बता सकता हूँ कि अगर यहाँ की कोई हवा लग गई है साथ में, तो उतारा जितनी जल्दी हो सके करा लो। हमने तो इस बात को नजरअंदाज कर दिया था और समस्या इतनी बढ़ गई कि बस क्या ही बताएं। फिलहाल बेटा ठीक है, लेकिन बिल्कुल से ठीक है ये भी नहीं कह सकते। 8 साल हो गए इस बात को। उन्होंने कहा कैसे भी मदद करके हमें क्या मंदिर तक पहुंचवा सकते हो? उन्होंने कहा भाई साहब आप बहुत दूर आ गए, बहुत गलत आ गए। जितना इनके कही हुई जगह पर जाते हैं ना, उतने ये मजबूत हो जाते हैं। अगर आपकी बेटी पर कोई आपको लगता है कि प्रेत है, उसके उतारे के लिए आप किसी भगत, किसी मंदिर, किसी ऐसी जगह जाओ। उसके कहने से आप यहाँ कब्रिस्तान आ गए, ऐसा मत करिएगा। वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, आपकी पकड़ से छूट जाएगा। जैसे उन्होंने ऐसा बोला, ये गाड़ी की खिड़की से बाहर निकली और भागती हुई कब्रिस्तान के अंदर चली गई। जैसे ही ये देखा, इनके पिता भी घबरा गए, इनके चाचा भी घबरा गए और वो आदमी बहुत ज्यादा तेजी से चिल्लाकर इनको बोलता है कि अगर ये यहाँ पर छुप गई तो ढूंढ नहीं पाओगे अपनी बेटी को कभी भी। बहुत ज्यादा घना एरिया था, बहुत ज्यादा जैसे जंगल होता, मतलब दिन में भी वहां पर थोड़ा अंधेरा सा ही लग रहा था देखने में। अब तीनों जने इस कब्रिस्तान के अंदर आ गए थे। मधु के पापा, मम्मा, उनके चाचा। मदद के तौर पे वो आदमी भी गेट पर रुका हुआ इंतजार कर रहा था कि इन लोगों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि जिस जगह ये यहाँ पर आए हैं, पहली बात तो ये डरावनी है, हॉन्टेड है। दूसरी बात, जिस पर प्रेत खेल रहा है, प्रेत के कहे अनुसार ये लोग चल रहे हैं और प्रेत ने जहां पर इन्हें बुलाया वहां पर ये लोग आ गए। इनके साथ तो ऐसी घटना घटेगी जो कि इन्हें हमेशा याद रहेगा कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। वो आदमी बार बार चिल्लाकर कैसी बात बोल रहा था जो कि माता पिता कोई नहीं करेंगे। कहते हैं कि अपनी बिटिया को छोड़ो और आप लोग यहाँ से निकल जाओ। ऐसा कोई नहीं करेगा जब तक वो मिलेगी नहीं, ढूंढेंगे और उसे लेकर घर जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। और वो बार बार कह रहा है कि आपकी बेटी घर आ जाएगी, लेकिन आप लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ, आपकी बेटिया ठीक होगी, आपकी बिटिया आप बस, मतलब वो ये चाह रहा था कि ये लोग इस जगह से बाहर आए और किसी को ये लोग बुला कर लाएं जो कि ऐसा कुछ जानता हो, इनकी मदद करे और बिटिया यहाँ से बाहर कहीं नहीं जाएगी, वो ठीक हो जाएगी, मिल जाएगी। लेकिन माता पिता के मन को समझाना बेहद मुश्किल होता है। वो ढूंढते रहे, परेशान होते रहे और उन्हें एक जगह मधु मिल गई। मधु एक कब्र के पास बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर ऐसे कुछ लाइन बनी हुई थी। इसके हाथ दोनों साफ थे, कोई हाथों में गीली मिट्टी नहीं लग रही थी, लेकिन इसके मुंह पर लग रही थी। ये कह सकते हैं कि किसी ने अपना कुछ निशान सा बनाया था। इसके हाथों पे जो गीली मिट्टी का निशान है कितनी देर में हट जाता है। हल्का सा आपने कपड़े से साफ किया और साफ हो गया, या आपने पानी डाल दिया, साफ कर दिया। इस बात को थोड़ा टाइम हो गया है,
लेकिन हाथ पे जो निशान है अभी भी नहीं हटा। कहते हैं कि अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट हैं जो स्किन के, उन्हें दिखा लिया। वो ये कहते हैं बर्थ मार्क है, जब ये पैदा हुई थी ना तब भी निशान था, अभी निशान नहीं बना है। ये इसके हाथ पर एक तरह से पकड़ का निशान है और उसमें ऐसा ही दिखता है जैसे कि एक अंगूठा और 4 उंगली, अंगूठा पीछे की साइड ऐसे और 4 उंगली, और बना हुआ दिखता है। बर्थ मार्क है। होता क्या है कि इन्होंने जब मधु को एक कब्र के पास लेटा देखा, उसे उठाया, जगाया, उसके चेहरे पर जो निशान बने थे, हाथ पे जो निशान बने थे, उन्हें पहुंचा। चेहरे के निशान तो एकदम हट गए, गले के जो निशान थे दोनों तरफ वो हट गए, लेकिन हाथ का निशान हटा नहीं। माँ ने पल्लू से 2-3 बार साफ करा, लेकिन नहीं हुआ। इससे बाहर लेकर आए, कब्रिस्तान से पानी डाला उसके हाथ पर, साफ करा, नहीं हुआ। उस आदमी ने कहा कि भाई साहब एक काम करिए, आपकी बिटिया नींद में हो रही है बहुत ज्यादा, इसे हो सके तो यहाँ से जितना दूर लेकर चले जाओ। कहाँ जाए, मतलब आप कुछ बताइए ना उतारने के लिए। कह रहे मेरे को नहीं पता, अगर मैं जानता तो मैं शुरुआत में ही कहता। आप किस्मत वाले हैं कि आपको बिटिया इतनी जल्दी मिल गई। आप बस गाड़ी में बैठो, बिटिया को बैठाओ और यहाँ से निकल जाओ। जितनी ज्यादा जल्दी इस जगह से दूर हो जाओगे, हो सकता है प्रेत उतनी गतिविधि ना कर पाए। इस पर कोई हवा है, 100% हवा है। उसका चेहरा ना फेयर से थोड़ा सा सांवला होता जा रहा था, इतनी देर में ही हो गया इसके चेहरे पर ये। माँ बार बार चेहरा पहुंच रही है। पिता ने कहा कि हो सकता है कि थकान की वजह से कभी कभी होता है, मतलब जैसे होता है ना कि धूप में बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं तो कोई लोग ज्यादा लाल हो जाते हैं, कोई लोग थोड़े से सांवले से महसूस होने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं ना, इसने क्या मेहनत करी है, कि कितनी मेहनत करी है। लेकिन हाँ, अगर कोई प्रेत किसी के शरीर पर खेल रहा है तो उसका ऑरा, उसको झेलना इंसानी शरीर के बस की बात नहीं होती, जिस वजह से ये सब होता है। अब ये यहाँ से मधु को लेकर सीधा मंदिर आते हैं। अब यहाँ जो बड़े पंडित जी हैं वो आते हैं, देखते हैं गुड़िया को और वो साफ कह देते हैं कि इसके आसपास कुछ हवा होकर गई है, यानी कोई नेगेटिव एनर्जी इसके आसपास होकर गई है। फिलहाल इस पर कोई नहीं है। उन्होंने कहा पंडित जी लेकिन समस्या हो रही थी। उन्होंने कहा हाँ हुई थी, लेकिन अब वो नहीं है। ये ठीक है? हाँ हाँ गुड़िया बिल्कुल ठीक है, आप चाहिए बाबा का प्रसाद दे देना भाई। प्रसाद मंगाया, प्रसाद दिया। अब यहाँ से सभी लोग मंदिर से बाहर आ गए। जब कोई समस्या नहीं है तो अब क्या। वो एकदम हंसने लगी, हंसते हंसते दांत किटकिटाती है और इनकी तरफ देखकर गाड़ी के पीछे जाकर छुपने की कोशिश करती है। चाचा ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस पर जो था वो मंदिर के अंदर आया ही नहीं। उसने दोनों हाथ से गाड़ी की छत पर इस तरह से बजाना शुरू कर दिया। एकदम से मम्मी पापा दोनों गए, इसके हाथ वगैरह पकड़ते हैं तो बाहर भीड़ लग गई, तमाम लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि तमाशा देखने में सभी को बड़ा आनंद आता है। अब ये भीड़ इतनी बढ़ती जा रही है, उसकी एक्टिविटी रोड पर बड़ी अजीब सी होती जा रही है, और वो मतलब इंसानों वाली हरकतें नहीं कर रही थी। ये बात मंदिर के अंदर पहुंची। दोनों पंडित जी आए, जो बड़े पंडित जी हैं और जो पहले मिले थे वो दोनों आए। आकर देखते हैं, कहते हैं कि अभी आप आए थे गुड़िया के साथ, आप ही आए थे ना? उन्होंने कहा हाँ हम ही आए थे, और आपने कहा था इस पर कोई परेशानी नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, बाहर आते के साथ ही ना जाने क्या करने लग गई है। पंडित जी ने कहा कि मुझे समझ आ गया है कि गेट पर उसके पास से हट जाता है और वापस आ जाता है, आप परेशान मत होइए, मैं अभी इसको इसके समेत अंदर लेके आऊंगा। कुछ कलावा वगैरह मंगाए गए, कलावे से इसके दोनों हाथों को इस तरह से अंगूठे दोनों आपस में बांधे गए, ठीक है। और फिर इनकी मामा से कहा कि आप मतलब धागा जो बंधा, जो कलावा होता है, ये कलावा जो इस पे बांधा गया, एक डोर मामा को पकड़ा दी कि आप इसे लेकर आराम से आइए। यहाँ बहुत सारे लोग तमाशा जो देख रहे थे वो भीड़ लगाए खड़े थे। पंडित जी ने कहा कि आप सब जाइए, क्योंकि हाँ गुड़िया पर कोई प्रेत बाधा है और अभी कुछ देर में हट जाएगी, आप में से किसी पर अगर, समझ गए। और यहाँ से भीड़ ऐसे गायब हो गई। भाई सभी को ठीक है, तमाशा देखने में आनंद आता है, लेकिन तमाशे में जोकर हम क्यों बने भाई। यहाँ से ये अंदर आए, पंडित जी ने जो पूजा पाठ करा, जो बताया वो सब इन्होंने यहाँ किया। उसके बाद नॉर्मल हुई लड़की, लेकिन प्रॉपर तरीके से नॉर्मल नहीं कह सकते। इनका ये कहना है, मतलब मधु का, कि जो मनोज है वो हर मतलब 12-13 दिन बाद मुझे दिखता है, और वो एक तरह से पहले तो नॉर्मल बात करता था, मुझे दिखता था, खेल वगैरह दिखाता था, अच्छा लगता था, लेकिन अब वो सिर्फ और सिर्फ गुस्से में दिखता है। इंतजार कर रहा है वो, किसी दिन उसे मौका मिला तो वो मुझे बहुत परेशान करने वाला है।
आज के अनुभव पे इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर, जैसा जो आया परोस दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।